Hello dear students, how are you? Very good afternoon to all of you. Now what we are dealing with हम किस में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे वैद्युत रासायनिक श्रेणी में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैंने धातुओं के बारे में बहुत सारे बात बोल दी। मैंने ये बोला कि जो धातु, क्या बोला, जो धातु विलयन में रहता है, यानी अभिक्रिया होने के बाद, यानी लास्ट में जो धातु विलयन में बचता है, इसका मतलब कुछ समझ जाओ, ज्यादा सक्रिय है और वो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है। तो हमारे पास धातुओं की कहानी अलग चलती है। धातुओं की कहानी क्या चलती है? धातुओं की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने की, पर अधातु आ जाए तो अधातु में मेनली अभी हम क्या देखते हैं? हेलोजेंस। हेलोजेंस का आप नोट डाल के लिख लो प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो हेलोजेंस का हम क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पूरा लिखूं क्या नाम? वैद्युत रासायनिक श्रेणी पूरा लिखूं या ऐसे शॉर्ट में लिख दूं? देख लो, आप एक काम करो, मैंने ईसीएस लिखा ना, या ब्रैकेट में लिख दो वैद्युत रासायनिक श्रेणी, लिख सकते हो आप तो, ठीक है। हिंदी में लिख दो ब्रैकेट में वैद्युत रासायनिक श्रेणी। अब हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में इसका ऑर्डर जो होगा, पहले आएगा आयोडीन, फिर आएगा ब्रोमीन महाराज, फिर आएंगे क्लोरीन साहब, फिर आएंगे फ्लोरीन साहब। तो हमारे पास आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाते हैं, किसमें? अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाते हैं, तो हमारे पास पहली कहानी है तो E0 SRP घटता है, यानी मानक अपचयन विभव का मान घट जाएगा, हाँ है ना। दूसरी बात, अगर मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो हमारे पास क्या हो रहा है? ऊपर वाला सबसे बढ़िया क्या था? अपचायक। नीचे वाला क्या था? सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक। यानी ऊपर से नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर छोड़ते हैं, हम सीधे सीधे ऑक्सीडाइजिंग पावर लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल है। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीकरण क्षमता, ऊपर से नीचे जाने पे फ्लोरीन सबसे बढ़िया क्या है? ऑक्सीकारक। क्यों फ्लोरीन सबसे बढ़िया ऑक्सीकारक? कैसे? हमें पता है फ्लोरीन क्या करेगा? जो दूसरों का ऑक्सीकरण कर रहा है, यानी कि खुद अपचयित होगा। अगर अपचयित होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। पता ही है यार, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अच्छे से ग्रहण कर लेता है, पता है ना। सबसे ज्यादा वैद्युत ऋणता वाला पदार्थ है, ठीक है। तो वैद्युत ऋणता वाला कंपाउंड है फ्लोरीन, ठीक है। तो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती है, इंक्रीजेस, ठीक है, लिख लो, ठीक है। तो ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है ऊपर से नीचे जाने पे। ये एरो तो मैंने बना ही दिया। तो ऊपर से नीचे जाने पे ऑक्सीडाइजिंग पावर इंक्रीज होती है, या फिर ऐसे लिख लो, तुम एक काम करो, ऐसे बना लो और यूं लिखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये किसकी कहानी हो गई? ये हो गई आपके पास ऑक्सीडाइजिंग पावर। पर अगर रिड्यूसिंग पावर आए तो ध्यान रखना, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। रिड्यूसिंग पावर का मतलब क्या है? खुद ऑक्सीडाइज होना। तो किससे आसानी से इलेक्ट्रॉन छीन पाओगे? आयोडीन से इलेक्ट्रॉन छीन पाओगे। यानी आयोडीन अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब खुद का ऑक्सीकरण होगा, दूसरों का अपचयन करेगा। तो ये रिड्यूसिंग पावर, वैसे तो समझ ही जाना, रिड्यूसिंग पावर का मतलब है खुद ऑक्सीकृत होना। अब यार एक बात बताओ, इन चारों में कौन अपना इलेक्ट्रॉन देने में इच्छा रखेगा? फ्लोरीन तो जाहिर सी बात है बिल्कुल नहीं रख पाएगा, क्योंकि सबसे बढ़िया वैद्युत ऋणता वाला पदार्थ है, ठीक है। ये तो हमारे पास हुई इसकी बात। अब बात आती है हमारे पास अगला टॉपिक। ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा। हमने क्या पढ़ा? वैद्युत रासायनिक श्रेणी को हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। एक एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक एक क्वेश्चन को आपको दो दो बार करना है। याद रखना, आप हर क्वेश्चन को अगर ढंग से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं शी इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बात ये हुई
कि हमने जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी लिखी वो आई कैसे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी हमने बनाई कैसे, क्या किया। अच्छा एक बात बताओ, सुगंध, स्मेल, ठीक है, मैंने कहा यार हमारे पास टेस्ट इसका ज्यादा अच्छा है, इसका कम अच्छा है, मेरे को रसगुल्ला दिया गया, समझते हो ना, व्हाइट कलर का रसगुल्ला, और मुझे गुलाब जामुन दिया गया रेड कलर का, शादियों में मोस्टली बच्चे खाए होंगे, कोई अगर उधर का हो, क्या नाम से, गुना साइड का, या फिर क्या नाम है, आगे गुना के आगे जाते हैं, ठीक है, जो भी जगह है वहां पे क्या करते हैं, व्हाइट वाले रसगुल्ला को भी वो गुलाब जामुन बोल देते। तो ऐसे भयानक काम मत करना यार, दोनों अलग अलग चीजें, दोनों ही बड़ी टेस्टी है, पर किसी ने तुमसे कहा कि यार रसगुल्ला ज्यादा टेस्टी है या गुलाब जामुन, तुम तो कंफ्यूज हो जाओगे, और सर मुझे तो दोनों ही पसंद है, आप क्या खिला रहे हो, ठीक है, मैं तो कुछ नहीं खिला रहा, तेरी शादी में तुझसे जरूर खाऊंगा, आई होप तुम्हारी शादी जल्दी होगी, जल्दी नहीं होगी टाइम पे होगी, राइट। तो हम बात कर रहे थे रसगुल्ला की। अब रसगुल्ला जो है, मुझे क्या पता रसगुल्ला कम पसंद हो, गुलाब जामुन ज्यादा पसंद हो, या ये थोड़ा सा ज्यादा पसंद हो, ये कम, थोड़ा कम पसंद हो, तो मैं तुलनात्मक अध्ययन कर सकता हूं। मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि यार इसका टेस्ट 10 है, इसका 9 है, ये तो मेरे पैमाने पे हुआ। तुम्हें किसी बच्चे ने कहा नहीं नहीं सर मुझे तो रसगुल्ला बहुत ज्यादा पसंद है, ये 10 तो ये 5 गुलाब जामुन। अब तो अपनी अपनी श्रद्धा है, तो आप क्या कहना चाहते हैं, तो श्रद्धा अपनी अपनी है, भावना एक ही है, नहीं कोई भावना या श्रद्धा बैठी होगी तो बहुत ही नाराज हो रही होगी। तो अच्छा एक बात और, आप जितने भी बच्चे YouTube पे चैनल देख रहे हैं, प्लीज यार लाइक बनता है, कमेंट बनते हैं, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्यों, क्योंकि टीचर का एक आत्मविश्वास कहां से पैदा होता है, बच्चे से। टीचर चाहता है बच्चा अगर अच्छे से पढ़े, सेलेक्ट हो जाए, तो दुआएं निकले टीचर के दिल में से कि यार तेरा तो सिलेक्शन हो ही रहेगा। टीचर की दुआएं बड़ी काम आती है, तो ब्लेसिंग्स अपने सभी टीचर का आप लेते रहें, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और हमसे दुआएं लेते रहें, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 मान लिया, होता नहीं है। तो यहाँ पे रसगुल्ला और गुलाब जामुन की कहानी को खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी है, इसकी। कैसे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा था जिंक का पोटेंशियल कितना है, जिंक का विभव कितना है और कॉपर का विभव कितना है, समझ में नहीं आ रहा था। साइंटिस्ट भी परेशान थे कि यार अगर हम जिंक और कॉपर की रॉड आपस में जोड़ते हैं तब हमें वोल्टेज दिखता है, या जिंक और सिल्वर की रॉड को आपस में जोड़ते हैं तब वोल्टेज दिखता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था अकेली जिंक की रॉड है तो वोल्टेज क्या होगा, अकेली चांदी की रॉड है, चांदी की रॉड को AgNO3 में डाला, यार इसका वोल्टेज कितना होगा। तो साइंटिस्ट बड़ा परेशान थे, तो उन्होंने कहा यार हमें तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे अगर मुझे अपनी हाइट नापनी है तो हमें मानना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर भाई इतना होता है, या 1 सेंटीमीटर इतना, या मेरा वजन तोलना है तो मैंने मान लिया 1 किलो वजन इतना होता है। तो कहां से आया 1 किलो वजन, पता है, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है। 1 किलो वजन में बहुत दिक्कत भी है। दिक्कत क्या है, पेरिस जो है ना, पेरिस के एक म्यूजियम में, बहुत फेमस म्यूजियम है, मैं गया हुआ हूं पेरिस पे, तो आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे आओगे तो वहां पे फोटोज मैंने डाल रखी है, मुझे अगर ज्वाइन करोगे तो पेरिस का वो म्यूजियम देख पाओगे, ठीक है। तो पेरिस का एक फेमस म्यूजियम है, मेरी वहां पे मोनालिसा के साथ भी पेंटिंग है, मोनालिसा की पेंटिंग के साथ फोटो है, ठीक है, पेंटिंग नहीं है, तो मोनालिसा की पेंटिंग के साथ फोटो है। वहां पे कहानी क्या हुई, वहां पे 1 किलो वजन उन्होंने माना है। उन्होंने क्या किया, यार ये हमारे पास जो वजन है, किसी टाइटेनियम लिया है, शायद टाइटेनियम का एक हिस्सा लिया है इतना बड़ा और कह दिया ये 1 किलो है। अब दुनिया में सारे के सारे जितने भी वजन के लिए हम वो लेते हैं, बाट लेते हैं, वो वहां के रेफरेंस पे, अगर खुदा ना खास्ता वो चोरी हो गया, कहां पे, संग्रहालय में जो रखा हुआ है वो टाइटेनियम का जो टुकड़ा वो चोरी हो गया, तो हम 1 किलो जिसके हिसाब से नापते थे वो तो गायब हो जाएगा। तो 1 किलो की कोई डेफिनेशन नहीं, 1 किलो मान लिया गया, इतना 1 किलो होता है, 1 kg इज दैट मच, ऐसा मान लिया गया है, इसका कोई कहीं पे एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, याद रखना। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ, मजबूरी थी कि हमें एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। जैसे वो पेरिस के संग्रहालय या म्यूजियम में जो पीस रखा हुआ है उसे हमने 1 किलो माना, यहाँ पे भी क्या माना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमने E0 SRP मान लो या E0 SOP मान लो। देखो E0 SRP बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ E0 SOP, ये हम पढ़ चुके हैं, हाँ या ना। E0 SRP इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E0 SOP, पढ़ा है या नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है, ठीक है। तो E0 SRP इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E0 SOP। अब हमारे पास कहानी क्या है,
हमने इसको जीरो मान लिया। अरे किसी चीज को जीरो माने तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल या विभव शून्य मान लिया, होता नहीं है, मान लिया है। और फिर क्या किया, शून्य मानने के बाद, यानी मान लो ये चौक है, इसकी ऊंचाई को शून्य मान लो, या मेरी ऊंचाई को शून्य मान लो, ठीक है। फिर मेरी ऊंचाई से सबकी ऊंचाई को तुलना करो कि यार सर की ऊंचाई जीरो है, तेरी, अच्छा तो मान लो कोई लड़की यहां खड़ी है, कोई कन्या खड़ी है, ठीक है, मेरी बीवी खड़ी है, कन्या, समझ में आया, कन्या नहीं है, औरत, ठीक है। तो हमारे पास मेरी बीवी खड़ी है, अब मान लो यहां, ठीक है, मेरी बीवी खड़ी है। सर आपको अपनी बीवी की हाइट नहीं पता, पता है भाई, मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो बीवी सुनेगी ना, बहुत मारेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड अफेक्शन। डेली हजारों बच्चे हमारे वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसको प्लीज़ क्लिक करके रजिस्टर करें। एंड आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे हमारे डाउट सेशंस और हमारे स्टडी मटेरियल को यूज़ करना चाहते हैं वो प्लीज़ हमारा प्रीमियम कोर्स सब्सक्राइब करें। तुम्हें, मुझे नहीं। तो हमारे पास मेरी हाइट ये, बीवी की हाइट ये, तो क्या कह देंगे, सर से उनकी वाइफ इतनी छोटी है। फिर मान लो तू खड़ा है, बहुत लंबा है, कोई बिल्कुल टांड की तरह लंबा है, सर से, मैं 6 फुट हूं, याद रखना, तो सर से 6 फुट, सर 6 फुट है, वो 6 फुट तो हमने नापा है, मान लो मैं इतना लंबा हूं कि सर से मैं इतना लंबा, तो आप क्या कर रहे हो, मेरे को रेफरेंस स्केल ले रहे हो। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस स्केल मान लिया। बनाते कैसे, बना लो पहले, बहुत सुंदर सा बनाना। ये लो, एक डिब्बा लिया, डिब्बे में एक यू शेप की ट्यूब ले ली, ये लो, बहुत बढ़िया ट्यूब, सुंदर सी ट्यूब ली है मैंने, और इस ट्यूब में हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस भरी, हाइड्रोजन गैस, मानक ले रहे हैं, मानक। अच्छा एक बार बताओ, मैंने बताया था कि मानक का मतलब क्या होता है, बताओ भाई। मानक मैंने बोला था जब दाब कितना हो, 1 atm, तो हाइड्रोजन गैस कितने पे जा रही है, 1 atm या 1 बार प्रेशर पे। इसके अंदर हमने क्या भर दिया, इसमें हमने भर दिया H+, एसिड भर दिया। H+ की सांद्रता, मानक सांद्रता कितनी है, 1 m। सर अगर मानक ना लें तो क्या हो, तो फिर इसको स्टैंडर्ड हटा देंगे, फिर तो कह देंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, फिर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं बोलेंगे, बोल देंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर मैंने ये 1 m की जगह, सर मेरी तो इच्छा है, मेरे को तो 2 बड़ा सुंदर लगता है, मैं तो हाइड्रो H+ जो अम्ल है उसकी सांद्रता 2 m रखूंगा, रख ले, पर वो उस केस में मानक नहीं होगा, ठीक है, रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर की खेती है, जो चाहे वो करो, ठीक है। पर हमें ये H+ 1 m लेना है, ये हाइड्रोजन गैस 1 atm पे डालनी है, अगर हम मानक मान रहे हैं, और मानक का 0 होता है, हर किसी का 0 नहीं होता। मतलब अगर यहां 1 atm की जगह 2 atm ले लेते, 2 atm लेते और गैस इसमें हम गुजारते, तो याद रखना 2 atm पर ये मानक नहीं कहलाता। दोनों में से कुछ भी बदल दोगे मानक नहीं होगा, और उसका फिर 0 नहीं आएगा, फिर उसका कुछ ना कुछ विभव आएगा, ठीक। मानक का 0 माना जाता है, हर एक का मानक, हर एक का 0 नहीं माना जाता, ठीक है प्यारे बच्चों। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी बातें, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। बढ़िया प्रवचन सुनते रहो, तुम तो बढ़िया शानदार प्रवचन दूंगा। अब यहां पे प्लेटिनम एक वायर डाला जाता है, ये, और ये प्लेटिनम का वायर पहुंचा यहां। मैं पहले सोचा था इसे कलर कर दूं, नीले कलर, ये सफेद ही रहने दो यार, ठीक है। तो ये प्लेटिनम का जो वायर है इसे कहते हैं प्लेटिनम ब्लैक, ये खुरदुरा होता है, ये प्लेटिनम का जो पीस है, प्लेटिनम का जो टुकड़ा है, प्लेटिनम ब्लैक कह देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत खुरदुरा इसलिए लेते हैं ताकि ये किसकी तरह व्यवहार करता है, उत्प्रेरक की तरह, और उत्प्रेरक जितनी ज्यादा सतह उत्प्रेरक की रहेगी उतना आसान रहेगी। तो इसकी सतह बढ़ाने के लिए हम इसे क्या ले लेते हैं, ब्लैक प्लेटिनम, यानी खुरदुरा प्लेटिनम। खुरदुरा ले लो, एक तो चिकनी सतह, एक खुरदुरी सतह, ठीक है। वो क्या कहा था ना, लालू यादव क्या कहता था बिहार के लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार, में बिहार नहीं बोलता, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार। मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, उसने क्या किया, उसने बोला सर
ये बिहार बिहार हमको पसंद ना आवे, ऐसा कुछ बोला था, पसंद ना आवत। तो मैंने कहा भाई क्या बोले कि सर ये तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? कि सर वो बिहार है ना, वो अलग है, मतलब वो एक अलग कहानी है। मैंने कहा वाह यार तेरी बात समझ में आई। तो उसने बोला सर ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ बिहार है। तो वहां पे लालू यादव जी थे, ठीक है सॉरी थे नहीं। तो लालू यादव जी ने क्या बोला कि हमें वोट दीजिए, हम बिहार की सड़कों को, हमें वोट दीजिए, हम बिहार की सड़कों को बिल्कुल हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना बना देंगे। क्या बना देंगे? बहुत गड्ढे थे उस जमाने में रोडों पे, तो लोगों ने वोट दिया। अब भाई वोट दिया कि यार ये तो रोड को चिकना बना देंगे, मस्त गाड़ी चलाएंगे। लोग सोचने लगे कि यार वाह यार हेमा मालिनी के गाल की तरह चिकना बना देंगे, मजा आ गया, लोग सोच रहे थे। फिर बाद में लालू जी से किसी ने पूछा, किसी परेशान बिहारी ने पूछा कि लालू जी क्या हुआ आपके वादे का? अरे लालू जी ने कहा तनिक ठहरिए। क्या बोला? अरे तुम तनिक ठहरिए, कुछ दिन बाद हम हेमा मालिनी के गालों को बिहार की सड़कों की तरह बना देंगे। वाह वाह वाह, ठीक है। तो लालू जी कम नहीं है, सही बात है, ठीक है। तो प्लेटिनम ब्लैक, अब हमारे पास क्या है, हमने इसमें हाइड्रोजन गैस भरी। अब हाइड्रोजन भाई साहब अंदर गैस के रूप में गए, यहां गए, और प्लेटिनम पे हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस टूट जाएगी H+ में। तो ये कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम करता है प्लेटिनम ब्लैक। ये हमारे पास है शी इलेक्ट्रोड, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड घर पे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर क्यों फालतू मेहनत करें, ठीक है, पढ़ाई तो हो नहीं रही, ये और बनाओगे, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, इसको जिस भी इलेक्ट्रोड के साथ ज्वाइन करना है कर दो। अब आगे की कहानी सुनना, ये हमारे पास एनोड की तरह भी व्यवहार कर सकती है, कैथोड की तरह भी व्यवहार कर सकती है। कैसे वो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है, उस पर शांति रखें। तो सबसे पहले अगर व्यवहार करती है तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और अभिक्रिया क्या होती है। यदि, लिखते जाओ, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा, है ना, परेशान मत होना। इफ इट एक्ट्स, हिंदी में बोलता हूं, यदि यह कैथोड की तरह व्यवहार करे, यदि यह कैथोड की तरह व्यवहार करे, तो हमारे पास क्या होगा, कैथोड पे ध्यान से सुनना, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, कैथोड पे होगा ऑक्सीडेशन। सही बोल रहा हूं? गलत? अरे यार तुम कुछ भी तो ध्यान नहीं रखते हो, सब अपने, कोई बोल ही नहीं रहा है, बैठे हुए हैं। हाँ कैमरे में बोलना है, बिल्कुल वहां से आवाज मेरे यहां तक आनी चाहिए, दिल के तार तो जुड़े हुए हैं। अबे तुम्हारी बच्चों की, स्टूडेंट्स की आवाज सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए इस कोरोना में, मैं क्या करूं यार, परेशान हो गए, सीरियसली परेशान हो गए। तुम्हें तो मजे आ रहे होंगे, आराम से घर पे बैठे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कैथोड पे क्या होता है, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लो कैसे, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। याद रखना कैथोड पे होता है रिडक्शन, अपचयन। तो रिडक्शन होगा किसका, हाइड्रोजन का। तो 2H+, मैं डायरेक्ट 2 ले रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि बैलेंस करना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस। समझ में आया? तो ये रिडक्शन होगा अगर ये कैथोड की तरह व्यवहार करी। तो जो तुमने लाइन लिखी उसके नीचे लिख लेना, लिख लिया, ठीक है। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन, एनोड तो अपने यहां पे आ जाएंगे, एनोड जो है वो लगा देंगे यहाँ सॉल्वेज लवण सेतु, और यहाँ पे हमारे पास कैथोड की तरह व्यवहार कर रहा है, यहाँ आएगा H+ एक्वस। ये गैस इलेक्ट्रोड, ये गैस, इसमें गैस डाल रहे हैं, गैस इलेक्ट्रोड है। गैस इलेक्ट्रोड में रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, H+ एक्वस, यहाँ हाइड्रोजन गैस। कुछ बच्चे कहते हैं सर ये 2 नहीं आएगा क्या? अरे नहीं, रिप्रेजेंटेशन में नहीं आता, बैलेंस नहीं करना है। और जो वायर इलेक्ट्रॉन का करंट प्रवाह कर रहा है वो हमारे पास प्लेटिनम सॉलिड, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है। यानी एनोड H+H2 में जा रहा है, दिख भी रहा है यार, H+H2 में जा रहा है, प्लेटिनम वायर जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये रिडक्शन हो गया। नीचे लिखना, अगला बिंदु लिखना, यदि शी इलेक्ट्रोड एनोड की तरह व्यवहार करे, यदि शी इलेक्ट्रोड एनोड की तरह व्यवहार करे, यदि शी इलेक्ट्रोड एनोड की तरह व्यवहार करे,
प्यारे बच्चों, हमें रोज रिक्वेस्ट आ रही है कि सर इस टॉपिक को प्लीज डिस्क्राइब करें, इस टॉपिक पे प्लीज वापस से वीडियो लेक्चर दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, मोशन का जो यूट्यूब चैनल है, उसको जाके प्लीज आप सब्सक्राइब करें, साथ में जो वहां बेल बटन दिया हुआ है उसको हिट कर दें। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे वीडियोस जो हैं ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कहीं आपसे कोई वीडियो मिस ना हो जाए, तो आप बेल बटन पे प्लीज हिट करें। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। तो ऑक्सीकरण में उल्टा, इस रिएक्शन का उल्टा, बिल्कुल सिंपल है। हाइड्रोजन गैस जो है, अभी मैं बोल भी रहा था कि हाइड्रोजन गैस जो है H+ में क्या होगी, विखंडित, H+ एक्वस, सॉरी, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, प्लेटिनम, बिल्कुल उल्टा। और हाइड्रोजन गैस किस में बदली, हाइड्रोजन गैस बदली H+ एक्वस में, ठीक है। और यहां आ गया कैथोड। एनोड उल्टे हाथ पे लिखते हैं, कैथोड सीधे हाथ पे, ठीक है। कई बार यहां पे लिख देते हैं 1 ATM, क्योंकि दाब 1 ATM है, ये 1 M है, ये नीचे लिख देते हैं, चाहे तो अपनी अपनी श्रद्धा है। कोई यहाँ ब्रैकेट में लिख देता है, कोई नीचे लिख देता है, कोई नहीं लिखता, अपनी अपनी श्रद्धा है। ऐसा है ना, कोई कोर्ट में मैरिज करता है, कोई कबूले करता है, कोई फेरे लेता है, तो अपनी अपनी श्रद्धा है। शादी होनी चाहिए, कैसे भी हो, इससे मतलब नहीं है, शादी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये एनोड की तरह व्यवहार कर सकती है और कैथोड की तरह, दोनों की तरह व्यवहार कर सकती है। और व्यवहार मैंने बता दिया। अब कैसे करेगी, मान लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एनोड और कैथोड की तरह कैसे व्यवहार करवाना, देखना। हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आता है लिक, बासर, काना, ऐसे मग, अल, मंजन, कर, फिकड़, कोनी, सन, पब, ठीक है, मंजन, कर, मंजन, फिर कर, फिकड़, कोनी। तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसके नीचे आगे जाएंगे तो हाइड्रोजन आएगा। तो लिक, बासर, काना, मगल, मंजन, कर, फिकड़, कोनी, सन, पब, और फिर हाइड्रोजन आ जाएगा। ऐसे ही आता है। तो हाइड्रोजन को अगर इनमें से किसी के भी साथ जोड़ा, अगर हाइड्रोजन में इनमें से किसी के साथ भी जोड़ा, तो नीचे वाला हमेशा, अगर हाइड्रोजन नीचे है तो नीचे वाला हमेशा क्या होता है, कैथोड। और ऊपर वाला जो भी लोगे, यानी जिंक लोगे, लोहा लोगे, पीबी, पब, सन, पब, पीबी लोगे यानी लेड लोगे, कोई भी इलेक्ट्रोड लोगे, तो हमारे पास हाइड्रोजन तो कैथोड और वो एनोड। वापस से सुनो एक बार, हमारे पास वैद्युत रासायनिक श्रेणी है या नहीं है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में मैंने बताया था, नहीं बताया था, ऊपर वाली जिसको भी कोई भी इलेक्ट्रोड ले रहे, ऊपर वाली कैथोड, एनोड, बिल्कुल सही, ऊपर वाली एनोड, नीचे वाली कैथोड। तो हमारे पास ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोड होगी कैथोड के ऊपर, यानी मान लो मैंने हाइड्रोजन को कैथोड मान लिया, तो कैथोड के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोड जो होगी, ये सब किसकी तरह व्यवहार करेगी, एनोड की तरह। समझ में आया, नहीं आया? यानी मैंने जिंक इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन के साथ जोड़ा, तो अल्टीमेटली हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की तरह व्यवहार करेगी। कैसे आया, क्योंकि इसका वोल्टेज तो आएगा 0, किसका, इसका E0, यहां पे लिख देते हैं, जगह यहां लिख देते हैं, तुम वहां लिखना चाहो वहां लिख लो, ठीक है, बाद में लिख दूंगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड अगर कैथोड है तो उसके ऊपर की एनोड होगी, ठीक है। अगर हाइड्रोजन वाली इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मैंने एनोड मान ली, मान लो मैंने एनोड मान ली, तो कैथोड किसे ले सकते हैं, इसके नीचे H छापा, यही था ना। तो मान लो मैं ये गोल्ड तक जो भी है, ठीक है, तो मान लो मैंने अगर सिल्वर, चांदी की इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया, तो चांदी की इलेक्ट्रोड एनोड की जगह कैथोड होगी। ये क्या होगी, ये एनोड होगी हाइड्रोजन, और ये सब क्या होगी, कैथोड। मतलब सीधी सी बात है, हमारे पास वैद्युत रासायनिक श्रेणी में एक इलेक्ट्रोड को मान लो कैथोड मान लिया, तो उसके ऊपर जिसको कैथोड माना उसके ऊपर सब एनोड, ठीक है, और नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है। जिसको हमने कैथोड माना उसके ऊपर सब एनोड। अगर किसी को एनोड मान लिया तो उसके नीचे सब कैथोड, तो इसे एनोड मान लिया तो इसके नीचे सब कैथोड, ऊपर वालों से कोई लेना देना नहीं है। ये अलग केस हो गया, ये अलग। कुल मिला के सिंपल सी शांति सी बात ये है कि अगर इसको जोड़ा तो वोल्टेज आएगा ना, जो वोल्टेज आएगा ना वो हमारे पास कितना आएगा, 0.676 वोल्ट। अभी करके बताता हूं, इन दोनों को जोड़ते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
तो जोड़ने से पहले क्या लिखना है, ई नॉट, तो लिख लेना शी इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव या मानक, पूरा लिखना भाई, मानक अपचयन विभव या मानक ऑक्सीकरण विभव शून्य माना जाता है, होता नहीं है, माना जाता है, शून्य मान लिया जाता है या माना जाता है, कैसे भी कर लो, ये हमें याद रखना। किसके लिए, शी इलेक्ट्रोड के लिए ऐसा होता है। शी इलेक्ट्रोड को हमने मानक मान लिया, यानी हमारे पास इसके हिसाब से सारा कुछ खेल हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार की है ना, वो एक एक करके सबको शी इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया। कैसे देखना, जिंक की रॉड लगाई, ये भाई साहब हमने जिंक की रॉड लगा दी, ठीक है। देखना दो केस बता रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा तुम्हें। और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा, अभी 1 ATM पे ही भेज रहे हैं हम हाइड्रोजन गैस, ठीक है। ये प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम ब्लैक, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन गैस आ रही है, H+ की सांद्रता हमने कितनी ली है, 1m, ठीक है। ये हमने लिए जिंक रॉड, ये हमने लिया है जिंक सल्फेट विलयन, ठीक है। यहाँ हमने लगाया लवण सेतु के बारे में ज्ञान मैंने सारा झाड़ दिया है, सब प्रवचन जितने बताने थे वो बता दिए। ये हमारे पास लवण सेतु, ठीक है। तो हमारे पास ये बल्ब लगा दिया या वोल्ट मीटर लगा दो, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूं तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ पूरा बोर्ड आ रहा है, ठीक है। कई बार होता है यार, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, घर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ठीक है। अब हमारे पास कहानी क्या है, हमारे पास हमने जिंक रॉड को इधर लगा दिया, ये एनोड है, ये कैथोड है। मैं उल्टा लगाता तो उल्टा आंसर आता, पर समझना इसका जब ई नॉट सेल नापा, प्रैक्टिकली नापा, ई नॉट सेल नापा तो 0.76 वोल्ट आया ये नापने पे आया जब आपने इसे नापा। तो अब नापा तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने कहा यार मुझे ये फॉर्मूला पता है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट SRP कैथोड माइनस ई नॉट SRP एनोड। ये कैथोड हमने क्या लिए, शी इलेक्ट्रोड लिए, और ये एनोड हमने क्या लिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए, ठीक है। तो हमारे पास कहानी क्या है, ई नॉट सेल 0.76 से आया, ठीक है। एक मिनट गलती कर दी, कैथोड हमने क्या लिए, ये एनोड हमने जिंक लिए, ठीक है। तो हमारे पास ये कैथोड शी इलेक्ट्रोड का हमने कितना माना, 0, ये मान लिया है, माइनस ई नॉट एनोड यानी Zn2+ से Zn, ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है। तो क्या आया, SRP का मान ई नॉट Zn2+ से Zn कितना आया, 0-0.76 वोल्ट। और यही हम वहां लिखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो हमने क्या किया, हमने जब शी इलेक्ट्रोड के साथ, मैंने क्या कहा था, मान लो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके साथ एक एक को जोड़ के देख लो, सबका वोल्टेज पता लग जाएगा, यानी जो वोल्टेज दिख रहा है वही वोल्टेज आएगा। अब माइनस और प्लस कैसे, अब माइनस और प्लस ऐसे समझना, अगर ये एनोड और कैथोड की तरह व्यवहार कर रही है, मान लो ये अगर एनोड है तो हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी उनका सबका ऋणात्मक, देख लो। हमने जब वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाया था, मुंह में फंबलिंग हो जाती, जब हमने वैद्युत रासायनिक श्रेणी बनाई थी तो याद करो हाइड्रोजन 0, उसके ऊपर सब ऋणात्मक, उसके नीचे क्या है, सब धनात्मक। तो इसके ऊपर है जिंक को देखो ऊपर है, तो ऊपर वाला क्या आएगा, नेगेटिव। अगर मान लो मैं यहाँ पे सिल्वर लगा देता, अगर मान लो मैं ऐसे बनाता, ये मान लो शी इलेक्ट्रोड है, मैं पूरा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, ठीक है,
समझाने के लिए। और मान लो यहाँ सिल्वर ले लिया, Ag रॉड ले ली और AgNO3 ले लिया। अब मैंने इसे क्या, ये क्या है, कैथोड। ये तो हमने सोचा है कैथोड और एनोड। इसका जब वोल्टेज हमने निकाला, वोल्ट मीटर लगा के जब हमने वोल्टेज निकाला, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी वोल्टेज आया उससे हमें पता लग गया ये 0 है, और हमने AgNO3 इलेक्ट्रोड का वोल्टेज पता कर लिया। तो हाइड्रोजन के जो भी नीचे होगी वो हमारे पास क्या हो गई, वो हमारे पास कैथोड हो गई। ठीक है, तो E0 सेल, मान लो इसका E0 सेल शी इलेक्ट्रोड है ना, 1.2 मान लेते हैं। ठीक है, 1.24 या 1.2 E0 सेल ये आया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 SRP कैथोड माइनस E0 SRP एनोड। ठीक है, कैथोड E0 SRP कैथोड, कैथोड यानी सिल्वर वाली इलेक्ट्रोड, ये चांदी वाली इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसका जो भी आया Ag प्लस से Ag जो भी वोल्टेज आया माइनस इसका तो 0 होता है, और E0 सेल हमारे पास कितना है 1.2। तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव और नेगेटिव पता लग गया। देखो हमने कैथोड सिल्वर की चांदी वाला मान लिया, तो कैथोड और एनोड से हमारे पास ऑटोमेटिकली वोल्टेज इसका प्लस में आया, इसका माइनस 0.76 आया। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक और शेयर करें, ताकि ज़रूरतमंद दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं उनको भी वो वीडियोस देखने का मौका मिले। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियोस। ऑल्सो हम बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, होल मोशन टीम इज फीलिंग वेरी मोटिवेटेड। आप सभी लोगों का प्यार और अफेक्शन जो है उसकी वजह से वी आर फीलिंग वेरी प्लेस्ड। बात समझ में आ गई? कुछ बच्चे कहते सर आप एनोड मानते तो कुछ और आता। अरे एक बार बता, मान लो मैंने इसे एनोड मान लिया होता, एनोड मान लिया होता तो मुझे समझ में आता ना करंट कहां से कहां प्रवाह हो रहा है। ये कैथोड धनात्मक होगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो करंट जो है, करंट का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा एनोड से कैथोड होगा। तो एनोड और कैथोड देखने में एक बार में पता लगेगा। मुझे कैसे पता लगेगा कौन एनोड है कौन कैथोड? मुझे कैसे पता लगा ये सी इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड है? मुझे कैसे पता लगा यहाँ एनोड है और यहाँ पे सी इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड है? बच्चे कहते हैं कि सर आपको कैसे पता लगा, यहाँ तो आपने कैथोड लिया, यहाँ एनोड। तो यार एक बात बताओ, वैद्युत धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा कहां से कहां तक होता है, एनोड से कैथोड। तो यहाँ पे वैद्युत धारा का प्रवाह ये आया तो मैं समझ गया जब वैद्युत धारा का प्रवाह ये आया तो जहां वैद्युत धारा जा रही है वो क्या है, कैथोड। तो सी इलेक्ट्रोड की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉन जाने में समझ जाऊंगा कैथोड। तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो मैं समझ गया इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां गए तो यहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकले और ऋणात्मक वाली हमारे पास एनोड हो गई। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए तो ये हमारे पास यहां गए सिल्वर की तरफ गए तो मैं समझ गया ये क्या है, धनात्मक, ये हमारे पास कैथोड। तो वैद्युत धारा को देख के पता लग गया कहां कौन सी कैथोड है कौन सी एनोड। नोट डाल के लिखना नीचे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं तक लिखना है। ये समझाने के लिए बताया, ये भी समझाने के लिए बताया। एक बार और समझा दूंगा, टेंशन मत लो, ज्यादा परेशान मत हो, सब क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मस्त रहना है, ठीक है। किशोर आपने इतना सारा बता दिया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, शांति रख, क्वेश्चन करेंगे तुझे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। शांति रख, नीचे लिखना नोट डाल के। वैद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है बाहरी सर्किट में, कॉमा करके लिख देना, बाहरी सर्किट में, बाहर की तरफ, या यूं लिख लो, समझ लो, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। बाहरी सर्किट में लिख लिया, इसके बाद ब्रैकेट बंद करो, पैराग्राफ चेंज करो। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, वैद्युत रासायनिक सेल में वैद्युत धारा का प्रवाह बाहरी सर्किट में कैथोड से एनोड की तरफ होता है। कैथोड से एनोड की तरफ होता है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन जाने उसका उल्टा वैद्युत धारा है। तो वैद्युत धारा कहां से कहां जा रही है, वैद्युत धारा उल्टी जाती है, ये
तो वैद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होता है, जबकि आंतरिक सर्किट में आयनों द्वारा वैद्युत धारा का प्रवाह आंतरिक सर्किट में आयनों द्वारा वैद्युत धारा का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होता है, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आया हुआ, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बाहरी सर्किट में कहां से कहां? कैथोड से एनोड। आंतरिक सर्किट में यानी यू 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 वैद्युत धारा, मैं इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं, वैद्युत धारा यानी धनात्मक आवेश, बाहर यू फिर यू फिर यू फिर यू फिर यू वापस से ऐसे। तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ, ये सर्किट पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक, समझ में आ गया? तो वैद्युत धारा बाहरी सर्किट में कहां से कहां? कैथोड से एनोड। अंडरलाइन कर लेना, बाहरी सर्किट में वैद्युत धारा कैथोड से एनोड, और आंतरिक सर्किट में एनोड से कैथोड। याद रखना ये बात, ठीक है? तो ये सब तो मैंने समझाने के लिए कहा था, एक बार और बता देता हूं। हमने कैसे पता लगा कौन कैथोड कौन एनोड? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को देख लिया, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से निकलते हैं, तो यहां से निकले यानी समझ गए, जब जिंक को शी इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया तो ये समझ गए इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, तो जिंक वाली एनोड मान ली, कैथोड मान ली, शी इलेक्ट्रोड। जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां निकले? शी इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकले, तो समझ गए ये शी इलेक्ट्रोड एनोड है इस समय, और सिल्वर वाली इलेक्ट्रोड कैथोड है। तो एनोड और कैथोड सिर्फ व्यवहारिक कहानी है, हमें जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आए, बाहरी सर्किट में समझ जाएंगे कि जहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आए वो एनोड है। हमें एक सब नहीं करना है, ये साइंटिस्ट ने समझा, तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके सबको कनेक्ट किया, सबका वोल्टेज आता गया। ऐसा कैसा? चांदी का वोल्टेज आ गया 1.2 वोल्ट, तो हमारे पास चांदी वाली इलेक्ट्रोड का ये आया, जिंक इलेक्ट्रोड का ये आया। यहाँ पे जिंक सल्फेट की सांद्रता मानक लिया है, ये मानक है यानी 1m है। ये हम मानक का मतलब यहाँ हमेशा हम कितनी लेंगे सांद्रता? 1m। ये भी मानक अगर आया तो मानक में 1m। अगर इसको मानक ना माना जाए, ये भी मानक माना है हमने, E0 बिंदी लगा दी मतलब मानक। तो मानक जब भी निकाला तब हमारे पास सांद्रता 1m होगी, सांद्रता बदल दी मतलब मानक नहीं है। तो मानक विभव जो है क्वेश्चन देता है, मानक यानी ये E0 Zn2 प्लस से Zn, ये क्वेश्चन देगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देता है या ये चांदी का क्वेश्चन देता है तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वैद्युत धारा का थोड़ा आइडिया रखना, मैंने बाकी कुछ ज्यादा हार्ड नहीं बताया है, ठीक है? चलो अब मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूं, क्वेश्चन लिखना। यदि E0 Ag प्लस Ag 0.8 वोल्ट को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा गया, तो इसके लिए सेल अभिक्रिया तथा सेल रिप्रेजेंटेशन, यानी जो आईयूपीएसी रिप्रेजेंटेशन हमने देखा, सेल अभिक्रिया तथा सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिए, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिए। तो हमारे पास क्या है, अब इसका 0.8 वोल्ट है, क्वेश्चन ये दिया गया। अब क्वेश्चन के बाद हमें बिल्कुल ध्यान रखना है ना, क्वेश्चन के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें E0 Ag प्लस Ag यानी अपचयन विभव दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर अपचयन नहीं दिया होता तो मैं अपचयन बना लेता, ये मुझे अपचयन विभव दिया है, मानक अपचयन विभव। और शी इलेक्ट्रोड का मुझे पता है E0 H प्लस हाइड्रोजन, ये अपचयन विभव, चाहे अपचयन देखो चाहे ऑक्सीकरण देखो तो जीरो ही होता है। SRP किसका? ये शी इलेक्ट्रोड का होता है, ठीक है? तो शी इलेक्ट्रोड का जीरो हमें पता है। अब किसे एनोड बनाओगे, किसे कैथोड? बताओ बच्चों, किसे एनोड बनाओ? जिसका E0 SRP ज्यादा उसे कैथोड। E0 SRP ज्यादा इसका है, ये कैथोड बनेगी, और ये कैथोड बनेगी तो ये क्या बनेगी? एनोड बनेगी। ये कैथोड और ये एनोड, ठीक है? तो अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं,
और अभिक्रिया लिखते हैं। पहले कैथोड की रिएक्शन, देयरफॉर कैथोड की रिएक्शन क्या होगी, कैथोड पे हमारे पास अपचयन होगा Ag+, ठीक है, एक्वस प्लस, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन, पहले एक लिखते हैं, ठीक है, फिर मैं समझाऊंगा, Ag-ठोस। अब हाइड्रोजन का जब तुम लिखोगे तो वहां तो 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, तो इसको 2 से गुणा करना अक्कलमंदी रहेगी, 2 से गुणा कर लेना पूरे को, ये बता रहा था, ठीक है। कैसे, देखो, जितने एनोड पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, जितने एनोड पे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है उतना ही कैथोड पे होना चाहिए। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, इसके हिसाब से मत लिखना, ये तो हम हमेशा SRP लिखते हैं हमेशा, इसके हिसाब से ये अभिक्रिया नहीं लिखनी है। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, कैथोड पे क्या होता है, अपचयन। एनोड पे होता तो ऑक्सीकरण है, ये लिखा मानक अपचयन विभव है, पर होता ऑक्सीकरण है, ये याद रखना। तो हाइड्रोजन गैस जो है क्या बनाएगा, 2H+, संतुलित करने के लिए हमने 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, सेल अभिक्रिया लिखते वक्त 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये कैंसिल करने के बाद हमारे पास आएगा 2Ag+ प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स 2Ag सॉलिड प्लस 2H+, ठीक, ये हमारे पास सेल रिएक्शन आ गई, सेल अभिक्रिया आ गई। वापस से सुनो, सेल अभिक्रिया में हमें क्लियर होना चाहिए, यहां लिख दो, कैथोड पे अपचयन होता है, एनोड पे ऑक्सीकरण होता है, पर विभव जब भी लिखेंगे मानक अपचयन विभव लिखेंगे, मानक अपचयन विभव भी, भले ऑक्सीकरण हो रहा, तो एनोड पे ऑक्सीकरण, कैथोड पे अपचयन, ये हमारे पास सेल अभिक्रिया आ गई। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, IUPAC सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को कैसे दिखाएंगे, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन में इधर हमारे पास एनोड, एनोड कौन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या आता था, अभी बताया, प्लेटिनम। फिर एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण यानी हाइड्रोजन गैस जो है, दिख भी रहा है, हाइड्रोजन गैस से H+, ये लो, हाइड्रोजन गैस से H+ एक्वस बनेगा। चाहो तो यहां लिख दो 1 ATM और 1 M सांद्रता, चाहो तो, ना चाहो कोई जरूरी नहीं। ये हमारे पास आ गया क्या, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद ये उल्टे हाथ पे एनोड, सीधे हाथ पे क्या है, कैथोड। कैथोड में क्या हो रहा है, Ag+ से Ag+ एक्वस, ठीक है, Ag+ एक्वस, सॉरी, फिर Ag सॉलिड बन जाएगा। तो हमारे पास ये सेल रिप्रेजेंटेशन भी आ गया, क्लियर है। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन कैथोड, कौन एनोड, कौन हमारे पास SRP का मान लेते हैं हमेशा, या हमेशा SOP का लेते हैं, कैसे हम सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर होता है तो क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी होती है। तो ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना, शी इलेक्ट्रोड हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे नर्स इक्वेशन। नर्स समीकरण में हम क्या करेंगे, ई की तापमान या दाब पे निर्भरता, तापमान, दाब या सांद्रता पे वोल्टेज की निर्भरता। यानी मेरे पास एक सेल है, मान लो इस कमरे में 25 डिग्री तापमान है, तो सेल अलग तरीके से काम करेगा। कमरे को गर्म कर दिया जाए तो सेल के वोल्टेज पे क्या फर्क पड़ेगा। मान लो जिंक में जिंक सल्फेट हमने डाला, जिंक सल्फेट और डाल दूंगा तो क्या होगा। तो ये सब हम अगले टर्म पे नर्स समीकरण में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, जो आप वीडियोस देख रहे हैं, अगर उनके डिटेल्ड वीडियो आपको चाहिए या पूरा कोर्स आपको चाहिए तो प्लीज कॉल अवर टोल फ्री नंबर 180021217999। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 180021217999। थैंक यू।